केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक कर राज्य से जुड़े कई संबंधित विषयों पर की चर्चा। हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने के फैसले का पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों ने किया स्वागत, सरकार का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे जवाब अभियान पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का गांव-गांव जाकर देंगे जवाब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर साधा निशाना। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की हुई शुरुआत। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने बैठक में लिया भाग। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक कर राज्य से जुड़े कई संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे अलग अलग प्रांतों में जाकर अपने मंत्रालय से जुड़ी जारी परियोजनाओं की समीक्षा और नई परियोजनाओं को लेकर राज्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में आज हिमाचल की जल परियोजनाओं, धन के उपयोग, स्मार्ट सिटी आदि पर चर्चा की गई। हिमाचल के कई शहर स्मार्ट सिटी के लिए प्रस्तावित हैं। PM स्वनिधि योजना पर भी चर्चा की गई है। पावर की जितनी जनरेशन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जनरेशन के नाते से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का एक पोटेंशियल वाला प्रदेश है, उसमें जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। आगे भी जो और किए जा सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई। ऐसे ही अर्बन डेवलपमेंट में भी बहुत सी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का जो ग्रांट भेजी जाती है, जो पैसा भेजा जाता है, उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना उपयोग हुआ है, इस नाते से हर एक चीज़ का विचार किया है। स्मार्ट सिटीज़ तो हैं, उनके बारे में भी चर्चा हुई है। आगे न्यू सिटीज़ की चर्चा उस नाते से भी हुई है। और पहले से जो हमारे म्यूनसिपल सिटीज़ में जितने भी काम चल रहे हैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे संतोष है इस बात का कि जो गति किसी एक प्रदेश में होनी चाहिए उसमें काफ़ी हिली स्टेट्स में खास करके हिमाचल प्रदेश एक अग्रणी स्थान इनका बना हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद से विवाद का समाधान निकलता है। उन्होंने चंडीगढ़ में बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज राज्य के हितों से जुड़े कुछ विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बिजली से संबंधित घाटे पर भी चर्चा हुई, जिन्हें दूर करने के लिए केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया। उन्होंने बताया कि हिमाचल में 75 साल बाद कोई नया शहर बनाने के प्रस्ताव पर भी केंद्र की ओर से गंभीरतापूर्वक विचार करने को कहा गया है। सकारात्मक जवाब मिला है। निश्चित तौर पर बिजली से संबंधित थे, स्मार्ट सिटी से संबंधित थे, अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, जिन पर पड़ोसी होने के नाते उसका भी हमें थोड़ा फ़ायदा इनसे मिलेगा, उम्मीद करते हैं। बिजली से संबंधित जो लॉसेस है उस पर हुई कि उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलने का इन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ स्मार्ट मीटर्स की है, सिस्टम फीडर्स की है, सब प्रकार के बिजली के रिफॉर्म्स के लिए फ़ायदा मिलने की बात हिमाचल प्रदेश की है। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 75 साल से हिमाचल प्रदेश में कोई नई सिटी नहीं बनी है, तो जो सिटी की प्रपोजल हमारी गई है उस पर उन्होंने कहा कि गंभीरतापूर्वक हमारी केंद्र की सरकार उस पर विचार करेगी। और निश्चित तौर पर ULBs से संबंधित मीटिंग्स थी। सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद तो मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और भविष्य में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल करनाल में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। ईडी को जहां भी गलत गतिविधियों का शक होता है वहां कार्रवाई करती है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा के हरियाणा मांगे जवाब अभियान पर मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने जो 11 सवाल पूछे हैं, पहले दीपेंद्र हुड्डा को उनका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रही भ्रामक प्रचार का जवाब हम गांव-गांव जाकर देंगे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया।
इंजन मजबूत है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हरियाणा के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। मैंने कल 11 क्वेश्चन किए, आगे और करूंगा, उनका उत्तर दें। वो मैंने 11 सवाल किए हैं, वो 11 सवालों का उत्तर तो दें, पहले कहीं तो दें, गांव में दें, घर में बैठ के दें, कहीं होटल में बैठ कर दें तो कहीं ना कहीं। वहीं सतलुज यमुना लिंक के पानी को लेकर दायर जनहित याचिका पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में लाखों एकड़ जमीन उस पानी का इंतजार कर रही है। कुछ लोग वादे तो करते हैं लेकिन अपने वादों से मुकर जाते हैं। हरियाणा की जनता अच्छी तरह समझती है कि कौन दो चेहरे लेकर घूम रहा है। नहीं, देखिए, पानी की आवश्यकता है। हमारे हरियाणा के अंदर लाखों एकड़ भूमि जो उस पानी का इंतजार कर रही है और हम लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। आ जाते हैं लोग और वादा भी करते हैं, वहाँ जाकर के मुकर जाते हैं। दो दो चेहरे यहाँ पर दिखाई देते हैं। हरियाणा के लोग अब समझ रहे हैं ऐसे लोगों को कि कौन दो दो चेहरे लगा करके घूम रहा है और उसका जवाब भी देंगे, क्योंकि इस पानी की हमारे किसान को आवश्यकता है। पानी मिलना चाहिए और हमारा सभी लोग इसके ऊपर एक मत है, परंतु हम उनसे भी बार बार ये कह रहे हैं कि ये पानी अवश्य दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा में राज्य व जिला स्तर पर पहले, दूसरे व तीसरे स्थान हासिल करने वाले करीब 300 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन कर रही है। हरियाणा पारदर्शी तरीके से युवाओं को सरकारी नौकरियां दे रही है और प्रदेश में एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है जिसमें गरीब के बच्चे भी बिना सिफारिश के बड़े पदों पर नियुक्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में एक महिला कॉलेज की स्थापना की गई है। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रदेश में करीब 35 महिला कॉलेज खोले गए हैं ताकि बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि जहां भी बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट मिलते हैं उस क्षेत्र में जाकर शिक्षक दोबारा से बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाने के लिए बच्चे के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने लक्ष्य को निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ें, सफलता उनके कदम चूमेगी। उन्होंने कहा कि करनाल की बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में पहुंचकर न केवल करनाल व हरियाणा प्रदेश बल्कि भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज उनके नाम पर हरियाणा सरकार द्वारा कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक में अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास पिछले 10 साल में विकास के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, रोजगार और निवेश के क्षेत्र में क्या काम किए, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में जमकर विकास कार्य हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम से स्पष्ट संकेत मिल गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। वहीं हुड्डा ने आम आदमी पार्टी के हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि आप पार्टी के साथ सिर्फ लोकसभा चुनाव में गठबंधन था। वे पहले भी कह चुके हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के राजनीतिक पार्टी बनाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इनेलो को समर्थन दिया था। चढ़ूनी खुद पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बता दें, एक कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो हमारे यहाँ, आप इतने इंस्टीट्यूट लगा लो, लेदर वो लगा लो, लेदर फुटवेयर इंस्टीट्यूट लगा लो, होटल मैनेजमेंट लगा लो, ये सब हमारे समय इनका एक बता दो मेरे था ही उसका, अब था ना लोकसभा में था ही, लोकसभा में अभय चौटाला जी को समर्थन दे ही रहे थे और खुद भी चुनाव लड़े थे वो।
पहले आप पार्टी से 36 बरादरी का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये साफ है। मैं बताने का, मैं आपको काफ़ी कई दफ़ा कह चुका हूँ, लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उससे लोगों ने साफ संकेत दिया है कि 36 बरादरी मन बना चुकी है, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे और यही जन समर्थन मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से भी जा रहे हैं, चाहे हम जा रहे हैं, चाहे और कोई जा रहा है, हमारे कार्यक्रम कांग्रेस के नेता कोई जा रहा है, उनको जन समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा हुड्डा ने एक बार फिर SYL नहर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहर का निर्माण न होना सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। प्रदेश में अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने के प्रदेश सरकार के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने की बात है। अग्निपथ योजना न तो फौज के हित में है, न ही देश के हित में। वहीं कांग्रेस विधायक रावदान सिंह पर ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी। ना फौज के हित में है, ना देश के हित में है। ये जो है ना कोई चाहता है, ना फौजी चाहते हैं। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, कम से कम आज 28 जनरल मेरे स्कूल के हैं, सबसे मेरी बात हुई है, कोई इसको नहीं चाहता। ये ना देश के हित में है, ना फौज के हित में है, ना इनके हित में है। 4 साल में घर आ जाएगा। ये कह रहे हम रिजर्वेशन देंगे, 26 से शुरू करेगा, 26 तक ये सरकार रहेगी इनकी। जब ना हम कहते हैं इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। नए विपक्ष है, तो पुराना केस चल रहा है और दान सिंह का इसमें कुछ नहीं है, उसका आज की बात, आज का केस थोड़ा ही। चलो ये तो ईडी का काम ईडी करेगी, ईडी से क्या है। देख कोई अगर कोई दोषी है तो जाए। हरियाणा के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों ने ग्रुप C के पदों पर भर्ती के लिए औपचारिक मांग अपलोड नहीं की है, वे तत्काल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर मांग अपलोड करें। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी विभागों को इस आशय का एक पत्र भेजा गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत और श्रीनगर में वर्चुअली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर एक पुस्तिका भी जारी की। बैठक का उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय और तालमेल स्थापित करना है। आप सभी को एक सफल अभियान जो 19 से 24 चला, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। परंतु 19 से 24 की लड़ाई में हमने हमारे काम का 1/10 ही अचीव किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पूरी सरकार के हर विभाग में एक प्रकार से गंभीरता आई है। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार ने बड़ी कामयाबी पाई है और इसे एक अभियान का रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी मादक पदार्थों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। और ये लड़ाई में जब तक 35 के नीचे का हर देश का नागरिक लड़ाई लड़ने का संकल्प करे और 35 की ऊपर का हर नागरिक लड़ाई का मार्गदर्शन करने का संकल्प जब तक न करे, इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। गृह मंत्रालय ने ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए 3 सूत्रीय रणनीति बनाई है, जिसके माध्यम से संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच व्यापक समन्वय और जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा में प्रभावी कानून प्रवर्तन, व्यापक जागरूकता अभियान और नशा मुक्ति के लिए लगातार जन समर्थन जुटाकर नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। बाद में मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक 2405 NDPS मामले दर्ज किए गए और 3562 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। PIT NDPS अधिनियम के तहत 24 प्रिवेंटेड डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए और इन मामलों में 9 करोड़ 59 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई।
इसके अलावा 10 संवेदनशील जिलों में नशा मुक्ति अभियान भी चलाया गया। मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अंतर राज्यीय और अंतर जिला सीमाओं पर 35 नार्को डॉग चेक भी बनाए गए हैं। जेलों में नशा मुक्ति प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की 15 जेलों में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की गई। इस समय इन केंद्रों में मनोचिकित्सकों और चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने प्रहरी पहल के माध्यम से जमीनी स्तर पर नशे से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज फतेहाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 14 आरोपियों को अवैध हथियारों, जिंदा कारतूसों तथा लाखों रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी जगदीश चंद्र ने बताया, शहर की 4 मरला कॉलोनी में आरोपी किसी बड़ी लूट की योजना बना रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास 3 अवैध हथियार और करीब 3 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है। पकड़े गए अपराधियों में से कईयों पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए पुलिस विभाग आगे भी ऐसे अभियान आगे जारी रखेगी। SHO सिटी कर्नल रणजीत सिंह के नेतृत्व में वहाँ रेड की गई। जब वहाँ रेड की तो उस रूम के अंदर करीब 14 लड़के मौजूद थे। उन सभी से पूछताछ की गई, उनकी तलाशी ली गई। तो तलाशी के दौरान वहाँ उनसे 3 नाजायज वेपन वो बरामद हुए। एक 30 बोर का है, एक 32 बोर और एक 12 बोर गन, और 44 राउंड बरामद हुए हैं, जो 29 12 बोर गन के हैं, 10 राउंड जो है 32 के हैं और 5 राउंड 30 नहीं इलीगल है। उनके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था। और इसके साथ साथ वहाँ 2,80,000 रुपये उस बैग में कैश भी बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ की है और ये सारे आवारा किस्म के लड़के हैं। इनके ऊपर पहले भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, जैसे विक्रम धूड़िया, बैजल धूड़िया है, मैन लिखा हुआ है, और एक लड़का ये गौंडा है अपना फतेहाबाद का है। ये सारे जो है ना पहले भी मुकदमा वांटेड रहे हैं और बदमाशी ही करते हैं। तो कल फिर पुलिस ने टीम गठित करके इनको मौके पर दबोच के। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। नायब सरकार द्वारा अग्निवीर को एक तरफ सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा, तो वहीं 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज मुहैया करवाया जाएगा। सरकार के इस फैसले को पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने सराहनीय कदम बताया है। अंबाला में पूर्व सैनिक व उनके परिजनों ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे अधिक युवा अग्निवीर बनने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही उन्होंने अग्निवीर योजना का विरोध करने वालों पर भी जमकर निशाना साधा। जो अग्निवीरों के लिए सरकार ने घोषणाएं की हैं, 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के, और काफ़ी डिपार्टमेंट्स पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसी हैं जो 10% रिजर्वेशन दे रही है, कुछ डिपार्टमेंट 5% रिजर्वेशन दे रहा है अग्निवीर को। एक ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। कुछ लोगों को भ्रांतियाँ थी और कुछ लोग जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए भ्रांतियाँ फैला रहे थे कि अग्निवीर ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अग्निवीर की जो पहल है वो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन ये समझने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार ने जो अग्निवीरों के लिए घोषणा की है वो पहले 4 साल के लिए थी, वो थोड़ी कम थी। अब इसको बढ़ाना चाहिए उनको। अब वो ठीक है, आरक्षण अच्छी बात है, पर थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए उनका कार्यकाल, और पहले फौजियों की तरह उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाँ जी, वो तो ठीक है घोषणा। जो सरकार की घोषणा है इसके लिए कि जैसे 5 लाख का लोन है बिना इंटरेस्ट के, वो सही है, मतलब बहुत अच्छा है। और भी जो कुछ मतलब इसके लिए फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, कुछ भी है, वो सब सही है। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अग्निपथ को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए योजना का विरोध कर रहे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हर बात का विरोध करना होता है, उसकी अच्छाई नहीं देखनी होती। यह देश को मजबूत बनाने और युवाओं को सकारात्मकता की तरफ ले जाने की योजना है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है।
लोगों को केवल हर बात का विरोध करना होता है, उसकी अच्छाई नहीं देखनी होती। ये आम सिविलियंस को, यूथ्स को मिलिटराइज करने की योजना है, डिसिप्लिन करने की योजना है, देश को मजबूत बनाने की योजना है, देश के युवाओं को सकारात्मकता की तरफ लगाने की योजना है। लोग समझते नहीं हैं। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा भी की है, इनको दूसरी जो सर्विसेज है उसमें इनको रिजर्वेशन भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने भी अनाउंस किया है, बाकी सरकारें भी अनाउंस कर रही हैं। कृषि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रतापनगर के भुड़कला रेस्ट हाउस में खुला दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर समाधान किया। दरबार में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। हरियाणा के जन जन को साक्षर बनाने के उद्देश्य को लेकर स्कूल एवं साक्षरता विभाग द्वारा उल्लास मेला नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कैथल के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा के सभी जिलों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक लीला राम ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियां लाकर घर घर तक शिक्षा की ज्योत जगाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षा से वंचित 15 वर्ष से अधिक के लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत निरक्षर लोगों को न केवल शिक्षित किया जाएगा बल्कि तकनीक का उपयोग करना भी सिखाया जाएगा। हमारे 22 के 22 जिला हरियाणा प्रदेश के 22 जिले यहाँ पर आए हैं, उनकी टीम आई है और इसमें ये दर्शाया गया है कि 15 साल से ऊपर के जो हमारे बच्चे किसी भी प्रकार से पढ़ नहीं सके उनको शिक्षित करने का प्रयास है, उनको अपनी जिंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ने का सरकार का प्रयास है और ये बहुत अच्छा, मैं कहूँगा सराहनीय प्रयास है और मैं इसके लिए सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूँ। इसमें अलग अलग तरीके से जैसे टीचर गण ने बताने का कोशिश की किस प्रकार खेल और फिर उनको शिक्षा देने की कोशिश की गई है। उल्लास नोडल अधिकारी निर्मल सिंह व जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने बताया कि सरकार का ये लक्ष्य है कि 2027 तक प्रदेश में कोई भी निरक्षर न रहे। इसी कड़ी में सरकार द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके तहत खेल खेल में शिक्षार्थियों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी और नए कौशल सिखाए जाएंगे। मतलब समाज में सभी के लिए शिक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य है 15 साल से 15 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं जो किसी न किसी कारण से स्कूल में नहीं जा सके या जिनको बेसिक ज्ञान नहीं है अभी तक, उन सबके लिए है ये कार्यक्रम ताकि वो दोबारा से शिक्षित हो सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम चलाया है, 1 अप्रैल 2022 को ये शुरू किया है ताकि विकसित भारत को 100% साक्षर किया जा सके, ताकि हम एक विकसित भारत का नया जो नारा है उसको पूरा कर सकें। हमारा उद्देश्य ये है कि हर एक आदमी साक्षर हो, हर एक आदमी पढ़ा लिखा है और वो अपनी कार्य कुशलता से अपने जीवन यापन का साधन ढूंढ रहे हैं। इसके लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ऑफ लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ताकि सभी लोग जो है जीवन जीने की कला को सीख सके, उनको इतना ज्ञान हो कि किसी के बैंक में जाना है नंबर पढ़ सके, बैंक में गया है अपना जो है अकाउंट भर सके, उसको हर तरीके की जो है जानकारी हो और डिजिटल युग क्योंकि आ रहा है तो उसका भी कुछ उसे पता होना चाहिए। सरकार 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। सरकार ने वित्त विधेयक के अलावा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से 1934 के विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा कल शाम जारी संसद बुलेटिन में विधेयकों की सूची प्रकाशित की गई है। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सत्र के दौरान सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में बॉयलर बिल भी शामिल है।
इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है, जो संसदीय एजेंडा तय करती है। इस समिति के अध्यक्ष वे स्वयं होंगे। समिति में भाजपा के पीपी चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर, भृतहरि मेहताब, कांग्रेस के गौरव गोगोई, के सुरेश, टीडीपी के लावू कृष्ण देव रायलू, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, जनता दल यू के दिलेश्वर कामेत, डीएमके पार्टी के दयानिधि मारन, शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत और समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वाहनों में आगे वाले शीशे पर फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों से दोगुना टोल वसूल करेगा। प्राधिकरण ने कहा है कि जानबूझकर विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी शुल्क संग्रह एजेंसियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर ऐसे वाहनों से दोगुना शुल्क वसूल करने को कहा है। देश भर में फैले लगभग 45,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के लिए करीब 1,000 टोल प्लाजा पर शुल्क वसूला जाता है। देश भर में लगभग 8 करोड़ लोग राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करते हैं। हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह ने आज पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित हरियाणा राज्य अखाड़ा कुमार केसरी दंगल 2024 में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनसे सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इस कार्यक्रम में खेल विभाग के निदेशक श्री शिशेंद्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक विवेक पदम सिंह, एसडीएम पंचकुला गौरव चौहान, जिला खेल अधिकारी नीलकमल सहित खेल विभाग के कोच व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर खेल मंत्री संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है। सरकार का प्रयास है कि ग्राम स्तर तक के खिलाड़ियों को सभी खेल सुविधाएं मिलनी चाहिए। चाहे मैं आर्थिक की बात करूं, चाहे मैं बुजुर्गों की सरकार की बात करूं, और हरियाणा जो भूतपूर्व खेलों की मैं कहता हूं जो हरियाणा का देश का नाम जो रखा है, उसमें भी हमारा हरियाणा नंबर 1 है। और ये आप सभी के दे रहे हैं, आप सभी की मेहनत और जो आप विचार प्रयोग करके अपने रुचि के साथ हर किसी भेदभाव या आपस में किसी देश को खत्म करके जो खेल के प्रति आप एक रुचि में करके वो अच्छा देते हैं, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 50% खिलाड़ी हरियाणा से हैं। इनमें मुक्केबाजों की 6 सदस्यीय टीम में 4 हरियाणा के हैं। भिवानी जिला से मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जैस्मिन ने 10वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते परदादा व चाचा से प्रेरित होकर बॉक्सिंग खेलना शुरू किया। घर में 2 चाचा बॉक्सर होने के कारण जैस्मिन ने अभ्यास में मुश्किल नहीं झेली। हाँ, इतना ज़रूर था कि उन्होंने अभ्यास के दौरान लड़कियों के बजाय लड़कों से पंच लड़ाया, क्योंकि उस समय उनके भार वर्ग में मुक्केबाजी में लड़कियां कम थीं। जैस्मिन ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल व कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता है। जैस्मिन के पिता जयवीर लंबोरिया होमगार्ड हैं और माता जोगिंदर कौर गृहिणी हैं। चाचा संदीप और परविंदर भी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। जैस्मिन की बॉक्सिंग में 6ठी रैंकिंग है। जैस्मिन की माता व पिता ने बताया कि जैस्मिन को खीर व चूरमा पसंद है। वह सादा भोजन करती हैं। मां ने उसके लिए भुने हुए चने के लड्डू बनाए हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब की बार उनकी बेटी गोल्ड मेडल लेकर लौटेगी तथा देश का नाम रोशन करेगी। उनकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं, उनको अच्छी डाइट दे रहे हैं और अच्छे उसको शिक्षा दे रहे हैं। वो अच्छी मेहनत करो और अच्छी डाइट लो और अच्छा करो अपना। हाँ, पूरा विश्वास है वो देश को गोल्ड मेडल देगी, का पूरा विश्वास है देश को की बार पूरा गोल्ड मेडल देगी। अपना देसी जैसे दूध दही है, बादाम है, फल फ्रूट अपना देसी खाना चूरमा होता है और सब्जी वगैरह ये ले। क्वेश्चन बहुत बढ़िया आवाज करवा रखी थी और वो भी खूब मेहनती है। उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जरूर ले आएगी। घी दूध चूरमा फल फ्रूट और ये बादाम वगैरह ये देसी खाना ज़्यादा पसंद करती है। बहुत खुशी है हमें
देश के लिए मेडल ले आएगी। जैस्मिन के चाचा संदीप ही उनके कोच हैं। उन्होंने बताया कि जैस्मिन रोज 6 घंटे अभ्यास करती है। उसने बॉक्सिंग के गुर घर में ही सीखे तथा बाद में अकादमी में दाखिला लिया। वे 4 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं। ओलंपिक में पहली बार खेल रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जैस्मिन स्वर्ण पदक प्राप्त करेगी। उसने और लगातार अभी आगे बढ़ रही है। वो हमारी तरफ से हमने बेस्ट दिया है। अभी इंडिया कैंप में रह रही है तो वहाँ भी अच्छी कोचिंग चल रही है। हम उससे फ़ोन पे भी बातें करते रहते हैं, आगे की योजना के बारे में बताते रहते हैं कि हाँ भाई ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। मुकाबला उसका 30 तारीख से उसके वेट का पहला मुकाबला होगा। उसमें अगर जैस्मिन को बाई मिलती है, 10 बॉक्सर्स को बाई मिलने वाली है। टोटल बॉक्सर 22 है इसके वेट कैटेगरी में। 22 में से 10 बॉक्सर्स को बाई मिलेगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।